जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी CHSL का एग्जाम 9 मार्च से आपका शुरू होना है, तो उनमें पूछे जाने वाले टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में लेकर आए, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कि डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण के द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है चल चिकित्सा, रसो चिकित्सा, भौतिकी चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका विकिरण चिकित्सा हो जाएगा, जिसे कि आपके इंग्लिश में रेडियो थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विकिरण थेरेपी, जिसे विकिरण चिकित्सा भी कहा जाता है, एक कैंसर उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने या ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए विकिरण की हाई डोज का उपयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर बिना कैंसर को नष्ट या क्षति पहुंचाना होता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को टेस्ट बुक स्मार्ट बुक के बारे में बता दें, जो कि दोस्तों अभी तक मार्केट में जितने भी बुक आप देख रहे होंगे उससे सबसे ज़्यादा यूनिक तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो आपको 4000 सिलेक्टिव प्रश्नों को इस बुक में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इस बुक की जो सबसे बड़ी 4 खासियत है, पहला तो आपका है टाइम टू आंसर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये बुक को ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा दोस्तों, तो बगल में आपको एक टाइम देखने को मिलेगा। इससे आपको पता चल पाएगा कि ये क्वेश्चन आपका कितना हार्ड है और कितने समय में इसको आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है दोस्तों आपका स्मार्ट आंसर की। स्मार्ट आंसर की का मतलब दोस्तों आपको बता दें कि इस ऑप्शन में अगर क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको परसेंटेज दिया रहेगा कितने लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सोल्यूशन इनसाइड, यानी कि हर ऑप्शन का दोस्तों आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा, चाहे आपका जो ऑप्शन चाहे सही हो चाहे गलत हो, सभी ऑप्शन का दोस्तों आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके साथ जो चौथा सबसे बड़ा खासियत है फ्री वीडियो लेसन। जैसे बुक को ओपन कीजिएगा दोस्तों, आप जाइएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो आपको राइट कॉर्नर में दोस्तों आपको स्कैनर मिलेगा, जिसे कि स्कैन करके आप उस वीडियो का, उस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक दोस्तों आपको अमेजन पर उपलब्ध है, अभी ऑफर भी चल रहा है मेगा कॉम्बो पर, जिसमें दोस्तों आपको 2 या 2 से अधिक आप अगर बुक मंगाते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बुक पे फ्री शिपिंग भी दिखेगा। ये बुक दोस्तों अभी तक 2 माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, और अभी आपका अमेजन पे ये मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, एक बार आप जाके आप लोग चेकआउट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन गटका, कराते, कलारीपट्टू या मई थाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कलारीपट्टू, इस राइट आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि कलारीपट्टू भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो इसके सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन से, कलारीपट्टू है, जिसकी उत्पत्ति भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर स्थित आधुनिक केरल से हुआ था। ठीक है, तो कलारीपट्टू को केरल से आपको रिलेट करके याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है डैश में स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय की दोस्तों बात करेंगे तो कोलकाता, पटना, दुर्गापुर, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो कोलकाता दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय आपके कोलकाता में स्थित है। इसकी व्याख्या को देखें तो पूर्वी रेल मंडल का जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो विभाग है आपके आसनसोल है, हावड़ा है, मालदा है, सियालदा है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हरिश्चंद्र डैश के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र की बात हो रही है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करें तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का यह शासक था, सम्राट शासक था, शक्तिशाली शासक था। इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। व्याख्या है कि हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वो 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि होजगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो होजगिरी की बात करेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, होजगिरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखें तो होजगिरी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसमें वो घरों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तुओं लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नर्तंगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका केलुचरण महापात्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उड़ीसा की ये पहली नर्तंगना है जिन्हें कि वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। रुक्मणी अनुनले देवी के बारे में दोस्तों हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये आपके भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और ये दोस्तों आपके राज्यसभा में आपके पहली महिला सदस्य भी है। ठीक है, राज्यसभा में पहली महिला सदस्य बनने वाली जो आपके नर्तक हैं वो आपके रुक्मणी देवी अरुणले ही है। ठीक है, चलिए
अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। केलुचरण महापात्र उड़ीसा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। गुरु केलुचरण महापात्र को सन 1989 में भारत सरकार के द्वारा कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और पद्म विभूषण दोस्तों आपका 2000 में इन्हें दिया गया था, जो कि ओडिशा के पहले कलाकार थे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि संसद का जो लोक लेखा समिति होता है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो संसद का जो लोक लेखा समिति होता है दोस्तों आपको बता दें इसकी जो नियुक्ति है आपके लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इस करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। इसकी व्याख्या को देखें तो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। आमतौर पर अध्यक्ष जो होते हैं विपक्षी पार्टी से चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा दोस्तों आपके ऊपरी सदन कहलाता है, लोकसभा आपका निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 9 मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खरदुंगा। ठीक है, खरदुंगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दोस्तों कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक की बात करेंगे दोस्तों तो इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे द इंडियन ग्रेट नोवेल पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सुवा दल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो पंजाबी सुवा आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों आपको बता दें तो शिरोमणि अकाली दल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरोमणि अकाली दल। इसकी व्याख्या को देखें तो पंजाबी सुवा आंदोलन पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी सुवा प्रदेश बनाने के लिए 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, अमित की जगह आप अपना नाम भी रख सकते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें अनंत है, 3 है, 2 या 1 है। तो आपको बता दें कि अमित है जो या आप अपना भी नाम रख सकते हैं, वो आप मात्र 2 ही जगह से चुनाव है जो कि लड़ सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा जगह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री ये है नरेंद्र मोदी, वो भी दोस्तों आपका लोकसभा का जो चुनाव है 2014 का वो आपका 2 जगह से ही लड़ते हैं। एक जगह आपका गुजरात से कोई जगह तो वहाँ से लड़ते हैं, एक आपका वाराणसी से लड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डक्कन मार्ग। ठीक है, जिसे कि पैसेज भी कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखें तो डक्कन मार्ग लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। उत्तर में द्वीपों का ग्रेट अंडमान समूह, दक्षिण में निकोबार समूह से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका कथन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। पहला आपका कथन दिया गया है 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, इसके बाद दो आपका दूसरा कथन है कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध मैकपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो कथन आपका दोनों आपका जो कथन है आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपके सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर जो जयंती है डैश माह में मनाई जाती है। ठीक है, तो महावीर जयंती की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दें जो महावीर जयंती है आपके अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो आप इसका राइट आंसर आपका अप्रैल माह हो जाएगा। ठीक है, इससे जुड़े व्याख्या को देखें तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष यानी कि अप्रैल की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव है, अप्रैल में मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुयायी महावीर जयंती को हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपके सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबसे कम जनसंख्या वाला होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपका राज्य है वो आपका 200 कौन है, तो यूपी है। ठीक है, तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा। सबसे कम आपका सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
ये आपके जनसंख्या के मामले में है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका जो राजस्थान है वो है आपका सबसे बड़ा है। इसके अलावा जो गोवा है वो आपका सबसे छोटा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका बिहार का। तो बिहार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो जनसंख्या घनत्व के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्या में जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसको आप इसे भी याद रखते हैं, अरुणाचल, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आपके सबसे कम जनसंख्या वाला है और सबसे ज़्यादा आपका बिहार है, ठीक है। चलिए व्याख्या को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या था 1210.19 मिलियन था, जिसमें 623.7 मिलियन 51.54% पुरुष और आपका 586.4 मिलियन यानी कि 48.46 मिलियन महिलाएं थी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका है, रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान दोस्तों आपको बता दें तो इल्तुतमिश की बेटी, तो इसका राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इससे जुड़े आपकी व्याख्या को देखें तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुसलमान राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन के द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था, ठीक है। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका योजना आयोग हो जाएगा। योजना आयोग को दोस्तों आपको मालूम होगा कब समाप्त किया गया था? 2014 अप्रैल माह 2014 में समाप्त किया गया था। उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, ठीक है। नीति आयोग का दोस्तों अभी वर्तमान में क्या काम है? जो गरीबी का जो आंकड़ा होता है उसको कलेक्ट करना आपका नीति आयोग का ही काम होता है, ठीक है। नीति आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो वर्तमान में आपके 3 पद महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो आपका अध्यक्ष का, ये आपके कौन है? तो पीएम नरेंद्र मोदी है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो दोस्तों आपके अध्यक्ष भी होंगे। इसके अलावा दूसरा पद होता है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आपके सुमन बेरी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पद और है आपका सीईओ का। सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर आपके वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे अर्जुन मुंडा के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम आपको बता दें सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला है अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किसका? अली अकबर खां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सरोद से। ठीक है, अली अकबर खां का संबंध किससे? तो सरोद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखें तो अली अकबर खां संगीत वाद्य सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। सरोद मुख्य रूप से हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। अली अकबर खां मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने 1956 में कलकत्ता में संगीत विद्यालय, 1967 में आपके अली अकबर संगीत विद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप बताना है दोस्तों, तो आपको बता दें भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है आपका ऑप्शन नंबर सी केसरिया स्तूप बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने के लिए कुशीनगर जा रहे थे तो एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वो ठहरे थे उस जगह पर कुछ समय के बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण कराया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे शपथ लिया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री लगातार 2 बार बने हैं आपके योगी आदित्यनाथ बने, तो इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला है कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक की बात करेंगे दोस्तों तो पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि रंगहीन घोल बनाने के लिए पानी में घुल जाता है। पालक और गोभी, ब्रोकोली, अजमोद और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में ये होता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक देखा है आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।